क्या महामहिम राज्यपाल ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा को लांघा है? और क्यों कहा जा रहा सियासी गलियारे में कि दिवाली का मौका है और दावेदार ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत फुस पटाखे साबित हुए हैं? दोस्तों नमस्कार, द जुड़े के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में गवर्नर साहब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसे समय जब केदारनाथ में रुद्रप्रयाग जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता उपचुनाव के चलते लागू है, अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि जिस अंदाज में महामहिम राज्यपाल केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, वहां के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं, पंडा पुरोहित तीर्थ समाज से मिलते हैं और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की तारीफ करते हैं, इसने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कुछ दूसरे जानकार भी मानते हैं कि बेहतर होता कि महामहिम राज्यपाल को ऐसे मौके पर इस तरह से पेश आने से बचा जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर काउंटर किया है और बीजेपी ने, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि जिस अंदाज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी दुष्यंत गौतम भी दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां सरकार के कामकाज की तारीफ करते हैं, तीर्थ पुरोहित पंडा समाज से मिलते हैं, तो कांग्रेस ने इसे भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। जिस पर बीजेपी ने काउंटर किया है कि दरअसल कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। जिस अंदाज में बीजेपी के नेताओं की केदारनाथ क्षेत्र में चहलकदमी बढ़ी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, या फिर जिस अंदाज में बीजेपी केदारनाथ के उपचुनाव को लड़ती हुई नजर आ रही है, उसने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। क्योंकि तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जुटते हैं आशा नोटियाल के नामांकन में, तो उधर कांग्रेस के तमाम नेता भी मनोज रावत के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन में शामिल होते हैं। दोनों तरफ से मैसेज दिया जाता है, एकजुटता का भी और अपनी ताकत बताने का भी और जीत के दावे का भी। लेकिन जिस तरह से दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, नामांकन के आखिरी दिन ना ऐश्वर्या रावत नामांकन करने पहुंच पाई, कुलदीप रावत पहले ही सरेंडर मोड में आ चुके थे, जबकि दोनों ही नेता बीजेपी के कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उसके बाद ऐश्वर्या रावत का दर्द जरूर निकला जब आशा नोटियाल का टिकट कंफर्म हो गया, ऐलान हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मां के जो सपने थे, अधूरे सपनों को पूरा नहीं कर पाई है। और बीजेपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। लेकिन उनका विरोध इतना भर था कि वो स्टेटस में इसे लगाती हैं, इस अपने आक्रोश को, नाराजगी को जाहिर करते हैं, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया जाता है। यानी किस अंदाज में बीजेपी ने चीजों को मैनेज कर लिया है। जो घर के भीतर जो विद्रोही बागी स्वर सुनाई देने की जो आशंका जताई जा रही थी, उन सबको निर्मूल साबित कर दिया। दरअसल बीजेपी जानती है कि उसने बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव की हार, उपचुनाव के शिकस्त खा करके बड़ी कीमत चुकाई है। वरना 2014 के बाद से चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो या विधानसभा चुनाव रहे हो, बड़ी जीत बीजेपी को मिलती रही है। 24 में भी बीजेपी ने पांचों लोकसभा की सीटें जीती, लेकिन उसके तुरंत बाद दो उपचुनाव विधानसभा के वो हार जाती है। इसलिए वो अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए किसी भी कीमत पर केदारनाथ को गंवाना नहीं चाहती है। यही वजह कि आशा नोटियाल को बताया जा रहा है कि बीजेपी के सबसे बेहतर कैंडिडेट वो मानी जा रही है, क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर में एक्सपेरिमेंट किया था, पार्टी का अपना जो काडर था वो घर बैठ गया था, जिसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी। कम से कम अब वो जोखिम खत्म हो गया। आशा नोटियाल एक्टिव कार्यकर्ता नेता हैं बीजेपी की, महिला मोर्चा को लीड करती हैं और पिछले 1.5-2 साल से लगातार वो केदारनाथ क्षेत्र में सक्रिय भी थी। और पार्टी के तमाम धड़े, भले आपस में गुटबाजी की बात की जाती हो, लेकिन आशा नोटियाल को लेकर के तमाम धड़े एकजुट हैं। ये मानकर चलते हैं कि बीजेपी ने सही कैंडिडेट का चुनाव किया है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या पर या कुलदीप पर दाव लगा करके अपने काडर को घर बिठाने का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती थी। तो दूसरी तरफ जिस अंदाज में मनोज रावत को कांग्रेस ने आगे किया है, लगातार गणेश गोदियाल, हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह पैरवी कर ही रहे थे। लेकिन जैसे भी कैंडिडेट हो, लेकिन कांग्रेसी कॉरिडोर्स में भी माना जाता है कि मनोज रावत ही इस हालात में सबसे बेहतर कैंडिडेट है। नतीजे चाहे बीजेपी के पक्ष में आए, नतीजे चाहे कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि दोनों पार्टियों ने
बहुत संभल करके अपने बेहतर कैंडिडेट का एक तरह से न्यूनतम जो झगड़ा था, उस झगड़े को न्यूनतम से न्यूनतम लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। और करण महाराज जिस अंदाज में मनोज रावत के साथ खड़े नजर आए, फिर चाहे कुंवर सजवाण हो, हरक सिंह रावत हो, ये बताता है कि नेताओं की टिकट से पहले की जो आपसी खींचतान थी वो अब बीते कल की बात हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस अंदाज में कांग्रेस ने आक्रामक होकर के महामहिम राज्यपाल से लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की शिकायत चुनाव आयोग को की है, एक्शन की मांग की है, वोटों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है, इसको लेकर के किस तरह से निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया क्या आती है। बीजेपी ने इसे खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन कुल मिलाकर के सियासी गलियारे में महामहिम की चहलकदमी पर सवाल तो जरूर उठे हैं। और दूसरी तरफ यह भी बेहद दिलचस्प है कि जो दावे बड़े बड़े ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत कर रहे थे, वो ऐसी क्या वजह रही कि आशा नोटियाल को टिकट मिलते मिलते जो विरोध के स्वर थे, जो बागी स्वर थे, वो भी ठंडे पड़ गए। और इसका नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।